आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना। आप जानते हैं चाय खाना की रिवायत है कि हम ऐसे मेहमानों को मदऊ करते हैं जिनका ताल्लुक़ फ़नून लतीफ़ा की मुख्तलिफ़ शाखों से होता है। आज आप सेट के मंज़र से और मेरे बैकग्राउंड से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जो हमारा मेहमान है वो एक आर्टिस्ट है, मुसव्विर है, और वो ख्वाब जो हम जागती आँखों देखते हैं उनको वो पेंट करते हैं। पाकिस्तान की बहुत ही मौज़िज़ शख्सियत, लिविंग लेजेंड, हमारा फ़ख्र, बहुत बड़ा नाम मुसव्वरी की दुनिया में, जनाब आज हमारे साथ हैं जिमी इंजीनियर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल सही सर, बेहद दिल खुश हो रहा है आपको देख के कि आज आप चाय खाना में तशरीफ़ लाएं, जबकि मैं ये बात जानता हूं कि आप चाय नहीं पीते, फिर भी आप आ गए। जी, मैं फिर भी आ गया इसलिए कि आपसे बहुत देर के बाद मुलाकात हो रही है। जी 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 जी। और मैं जब भी आपसे मिला हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और आपका जो काम है, मैंने आपके तारुफ में इसलिए ज़्यादा बात नहीं की कि आपको तारुफ की शायद ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल ये है आपका काम बहुत मुतारिफ़ है, पूरी दुनिया में मुतारिफ़ है। तो कैसा लगता है इस लेगेसी की स्टेज पे आपको? कभी थोड़ा बहुत भी कोई गुरूर शुरूर नहीं आया, जैसे अक्सर हमारे आर्टिस्ट थोड़ा सा हो जाते हैं? असल में मैं कभी सिर्फ आर्टिस्ट बनने नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं इंसानियत की खिदमत करूं। वाह। मेरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मिशन है लाइफ में वो है कि मेरे आर्ट से इंसानियत के काम आए। और दूसरी बात है कि मैं सूफ़ी बरकत अली का डिसाइपल था, फैसलाबाद के जो थे। अच्छा। उनका बहुत ही करीबी डिसाइपल था। अच्छा। तो मेरी ख़ास ट्रेनिंग हुई है कि मुझे लोगों की मदद करनी है। और मेरा रहना वगैरह भी बड़ा सिंपल है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मोस्ट आर्टिस्ट जो हमारे मेजॉरिटी हो गए, जितना वो कमाते हो गए उतना मैं डोनेट करता हूँ चैरिटीज़ को। वाह। और मैं 90% अपनी जो होती है अर्निंग्स वो डोनेट करता हूँ। बिल्कुल। और मैं एनजीओ नहीं हूँ, मैं लोगों से नहीं कलेक्ट करता, मैं अपनी जेब से लोगों को देता हूँ। वाह। वो इसलिए देता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो आपने किसी की हेल्प करनी है तो आप अपनी तरफ से करो। और इस तरीके से करो कि आप जानते हो, अल्लाह जानता है, और वो शख्स जिसकी मदद करते हो वो जानता है। तो मेरे नज़दीक वो सोशल वर्क और आर्ट, और जहाँ तक आर्ट का है वो मैंने मेहनत बहुत की है असल में। सही। मैं शुरू में जब आर्ट के कैरियर शुरू हुआ तो मैं 18 घंटे काम करता था। ये किस सन की बात है जब आपका ये कैरियर ये शुरू? 1973-74 की बात अच्छा। है। और मैं तालिब इल्म था एनसीए का। ठीक है। क्योंकि मैंने स्कूलिंग मेरी सेंट एंथनी से हुई थी लाहौर में। ठीक है। उसके बाद मुझे पढ़ने को कोई शौक़ नहीं था, लेकिन मेरी वालदा ने कहा कि नहीं आप कॉलेज पढ़ो, तो मैं एफसी कॉलेज चला गया पढ़ने के लिए। लेकिन मैंने क्लास में पढ़ाई कोई नहीं की, मैं सारा वक्त ड्राइंग करता था। अच्छा। तो मुझे प्रोफेसर आके कहते थे कि ये ड्राइंग कॉलेज नहीं है, आर्ट का नहीं है, यहाँ तो पढ़ाई होती है। तो फिर मैं बाहर ग्राउंड में बैठ के ड्राइंग करता था। तो एक दिन वहाँ से कोई प्रोफेसर पास हो रहे थे, तो वो कहते थे आप काफ़ी मशहूर हो। मैंने कहा किस वजह से? वो कहते हैं आप क्लास में कोई पढ़ाई नहीं करते, सिर्फ आप ड्राइंग पे तवज्जो देते हैं और आपको परवाह भी नहीं है, आप अभी भी बाहर बैठे, क्लास लगी हुई है। तो मैंने कहा मेरा दिल नहीं करता वो चीज़ें करने का। तो उन्होंने कहा फिर आप घर वालों को कह दो कि तुम्हें आर्ट कॉलेज में डाल दें। तो इसी तरह मैं फिर एनसीए चला गया। अच्छा। लेकिन एनसीए में भी मैं पहले डिज़ाइनिंग का स्टूडेंट था। अच्छा। लेकिन मैं सारा दिन फाइन आर्ट्स के स्टूडियो में पेंट करता था। तो फिर मुझे डिज़ाइनिंग वालों ने कहा कि आप फाइन आर्ट्स में चले जाओ, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं। ये ज़िंदगी ने ऐसे पहुँचाया आपको? हाँ जी। तो मैं फिर फाइन आर्ट्स में चला गया, वहाँ करता रहा। जब फाइनल ईयर चला गया, हालांकि वहाँ भी क्लास वर्क नहीं करता था। मेरे प्रिंसिपल शाकिर अली थे, बहुत मोतबर आर्टिस्ट। क्या बात है। खालिद इकबाल साहब थे, कॉलिन डेविड थे। क्लास वर्क मैं वहाँ भी नहीं करता था, मैं अपनी मर्ज़ी से करता था। तो खालिद इकबाल साहब मुझसे प्यार करते थे बहुत, मैं भी उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। तो वो कहते ठीक है हम इसी पे आपको मार्क्स दे देंगे। तो इस तरह करते करते फाइनल ईयर में आ गया। अच्छा। फिर एक डिस्कशन हुई थी वहाँ के
आर्टिस्टों को डिग्री की ज़रूरत है कि नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गेट से अगले दिन बाहर निकल गया, मैंने डिग्री नहीं ली और मैं घर चला गया। तो मेरे वालिद ने पूछा अब क्या हुआ? मैंने कहा बस फजूल में बहस कर रहे थे, तो मैंने कहा प्रैक्टिकल करके देख लो। ओके। तो आई जस्ट वॉकड आउट और मैंने डिग्री नहीं ली। वाह, क्या बात है। यानी उसके बाद आप गए ही नहीं और आज तक डिग्री नहीं ली? नहीं ली। क्या? और मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं जहाँ भी टॉक्स देता हूँ ना, तो मुझे पेरेंट्स कहते हैं ये ना बताया करो आप क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना डिग्री ले, तालीम पूरी करें। तो ये बात तो यानी इस बात से ये साबित हुआ कि अगर आप ख्वाब देखते हैं और किसी चीज़ की तड़प या ख्वाहिश या शिद्दत आपके अंदर है, तो वो डिग्रियों की मोहताज नहीं है, वो मतलब रिवायती तरीकों की मोहताज नहीं है, वो अपना रास्ता बना लेती है। जी ऐसा ही है ना? सही बात है। तो ये बड़ी मैं बड़ा इस बात को सोच के ही सोच में पड़ गया हूँ कि किस कदर आपने बड़ा फैसला इतनी छोटी उम्र में लिया। दूसरी भी बड़ी रीज़न थी कि मैं जब सूफी बरकत अली के पास जाता था, फैसलाबाद बहुत मशहूर है सूफी साहब, तो 1979 में एकदम वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे पकड़ के अपनी गद्दी पे बिठा दिया। अच्छा। मैं वाहिद शख्स हूँ जिसको उन्होंने अपनी गद्दी पे बिठाया है। अच्छा। उनकी पूरी लाइफ टाइम में। और वहाँ जो बच्चे कुरान पढ़ रहे थे उनको कहा कि आप कौमी तराना गाओ, तो गा रहे थे। जब कौमी तराना ख़त्म हो गया तो सूफी साहब ने मेरे पास आए, कहते काम हो गया। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि क्या काम हो? तो उन्होंने कहा कि आपका पर्पस होना चाहिए कि आप सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत करो। तो मैंने उस वक्त अपना नाम रखा सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। पाकिस्तान का नौकर। वाह। ये खिताब के साथ मैं ट्रैवल करता हूँ। मैं जिस मुल्क में भी जानता हूँ ना, मैं कहता हूँ आई एम सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। तो कॉलेजेस में जाके या हार्वर्ड में जाके या जिंगवा यूनिवर्सिटी में जाके जहाँ भी लेक्चर दिया, मैं पहले कहता हूँ कि आई एम सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। वाह। क्योंकि आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। बेशक। हालांकि मेरे सारे पेरेंट्स वगैरह अमेरिकन नेशनल है, मेरे भाई बहन, ठीक, मैं भी जा सकता था, लेकिन मैंने कभी मुल्क छोड़ा नहीं क्योंकि मैं यहाँ पूरा मिशन अपना कंप्लीट करना चाहता था। ठीक। क्योंकि जो मुझे सूफी साहब ने कहा था कि मुझे खिदमत करनी है, तो मैं 48 साल से खिदमत ही कर रहा हूँ। कहीं भी नुमाइश होती है दुनिया भर में, तो मैं पहले कहता हूँ कि आई वांट टू प्रमोट पाकिस्तान, सॉफ्ट इमेज या पॉजिटिव इमेज या जैसे भी कह दो। ठीक है। क्योंकि बाहर नेगेटिव इमेज तो हमारा रोज़ाना जी हस्ब मामूल होता है जी। तो हमें फिर काउंटर करने के लिए हमें जाना पड़ता है। ठीक। हम फिर बात करते हैं तो फिर लोग कहते हैं अच्छा ऐसा भी आर्ट होता है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये सारी बात है जो सारी उम्र में करता रहा, करते रहे। तो चूँकि बदकिस्मती से पाकिस्तान का इमेज बहुत मनफी रहा है, ख़ास तौर पे 9/11 के बाद, तो आप दुनिया भर में गए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आपने ख़िताब किया, तो कभी मुश्किल नहीं आई काउंटर करने में, क्योंकि आप पाकिस्तानी और पाकिस्तान की बात करते हैं? जी आती थी मुश्किल, लेकिन मेरी ट्रेनिंग की थी मैंने कि मैं जवाब सही दे सकूं। ठीक। लोगों को, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्राउड में मैंने गुफ्तगू की और सवाल जवाब हुआ, बहुत डिफ़िकल्ट सवाल जवाब हुए, बहुत मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया, सारी दुनिया भर के मीडिया के साथ किया, तो मुझे पता है कि मैंने उनको जवाब कैसे देना। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं जब 1988 में मुझे हाईएस्ट ऑनर मिला था यूएसए में। ठीक। मुझे मिला था नेशनल एंडोनमेंट ऑफ द आर्ट्स अवार्ड। अच्छा। उस वक्त एशिया में से मैं वाहिद आर्टिस्ट था। अच्छा। जिसको ये ऑनर मिला था। सही। और मैं जब वहाँ गया ना तो मुझे लोग यही पूछते थे कि आपके मुल्क तो हमसे कर्जा लेता है, तो आपको कैसे लगता है? मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि हो सकता है हम कर्जा वापस नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कहा कि मैं एक चीज़ ज़रूर कर सकता हूँ। मैंने कहा मैंने आपके आर्टिस्टों की देखी है पेंटिंग्स, जिन्होंने आपकी तारीख पे पेंट किया, मैं आपको गिफ्ट कर सकता हूँ। आपकी तारीख पे पेंटिंग करके मेरे मुल्क की तरफ से मैं आपको गिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन कर्जे का नहीं मुझे पता। लेकिन मैं पेंटिंग गिफ्ट कर सकता हूँ। मैंने उनको ऑफर दी थी वाशिंगटन। अच्छा। मैंने कहा था मैं पेंट कर देता हूँ आपकी पूरी तारीख जी, और आपको गिफ्ट कर देता हूँ।
मैंने कहा ये मैं कर सकता हूँ। वाह। तो मेरा मतलब है कि मुझे पता होता कि मुझे क्या बोलना था। लोग बात करते हैं कभी कभी हर किस्म की बात, जैसे मैं सोशल वर्क करता हूँ, वॉक्स पे चला जाता हूँ। सबसे लंबा वॉक मेरा 94 में था, कराची से पेशावर था। अच्छा। और मैं हर रोज़ 30 किलोमीटर चलता था। अच्छा। और 4000 किलोमीटर से ज़्यादा चला हूँ, क्योंकि मैं सीधा नहीं गया था। सीधा जाओ तो 1800 या 2000 किलोमीटर होगा, लेकिन मैं हर गांव से होता हुआ घर घर जाता था, बाज़ार बाज़ार जाता था, लोगों की तकलीफ़ है देखने कि ये लोगों का क्या हाल है। फिर मैंने बहुत प्रपोजल भी दी है। मैंने कहा कि ये करोगे तो ये सारी जो गुर्बत है ना, ये सिर्फ ख़त्म नहीं होगी, वो खुश रह गए। क्योंकि गरीब लोग खुश नहीं होते हमारे मुल्क के। वो ख्वाब देखते कि शायद कोई ऊपर से मसीहा आएगा और हमें करेगा। तो मैं उनको कहता था ऐसा नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। तो मैंने उनको जो प्रोग्राम दिया था वो ये दिया था कि हर चीज़ मोबाइल होनी चाहिए। ये मैंने 1995 में दिया था पूरा प्रोग्राम। अच्छा। रीचिंग आउट टू द पीपल का, कि हर गांव में एक मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल क्लिनिक, मोबाइल लाइब्रेरी, मोबाइल स्कूल, मोबाइल अवेयरनेस प्रोग्राम, मोबाइल शॉप जिसके अंदर मेडिसिन मिल रही है, सब चीज़ मोबाइल हो जो इनके पास जाए। क्योंकि जब मैं पैदल चल के इन गरीबों के पास जाता था ना, गरीब लोगों के पास, तो मुझे ये ख्याल आया कि ये बेचारे हमारे शहर में आते हैं, कभी वजीर को मिलने हैं, कभी ब्यूरोक्रेट्स को मिलने हैं, तो वो धक्के खाते रहते और बाहर बैठते हैं। तो मैंने फिर कहा कि हमें जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो लोग तकलीफ में, उनके पास खुद जाना चाहिए। हमें खुद उनकी ज़िंदगी चेंज करनी चाहिए, नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो आए। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, रीचिंग आउट टू द पीपल। क्या बात है, बहुत उम्दा। और अभी आपसे और गुफ्तगू करनी है, लेकिन हमारी ये रिवायत है कि हम अब एक वक्फ़ा लेते हैं ताकि नाजरीन अपनी चाय तैयार कर लें, हमारी चाय भी तैयार हो जाए। तो आप ना भी पिएं, लेकिन मैं आपके साथ आपके आने की खुशी में आज 2 बार चाय पी लूँगा। आप मेरे से की भी पी लें। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, जिमी इंजीनियर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। गुफ्तगू हो रही है जिमी इंजीनियर साहब से और बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं है, इंसान दोस्त हैं, इंसान परवर शख्सियत हैं। तो सर ये बताइए कि पाकिस्तान में ये ख्याल किया जाता है कि फ़नून लतीफ़ा की जितनी शाखें हैं 8-9, उनमें से मुसव्वरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें पैसे बेतहाशा कमाए जा सकते हैं और लोग कमाते भी हैं। तो आपके ख़्याल से अच्छा आर्टिस्ट जो है, क्या सिर्फ पैसे कमा लेना और मशहूर हो जाना ही से अच्छा होता है, या उसके आर्ट में दम होना चाहिए? और वो आर्ट में दम कैसे होगा? ये बहुत सारी मिथ्स भी है। अच्छा। और बहुत सारी कहानियाँ ऐसे ही फ्लोट की जाती है कि आर्टिस्ट, आई डोंट थिंक हमारे 90% आर्टिस्ट पैसे बनाते हैं। अच्छा। ज़्यादातर। अच्छा। बहुत थोड़े बनाते होंगे। अच्छा। क्योंकि उनके आर्ट की वैल्यू बहुत थोड़ी है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है उनकी। वैल्यू कैसे लगाई जाती है? वैल्यू तो नाम के साथ होता है। अच्छा। वो तो बड़ा सिंपल है। एक जो फेमस ऑथर होगा तो उसकी किताब की कीमत भी ज़्यादा होगी, उसको पैसे मिलेंगे। एक सिंगर अच्छा होगा बहुत ज़्यादा, उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। एक सिंगर अननोन होगा, आवाज़ उसकी उससे भी बेहतर होगी, फिर भी वो नहीं कमा सकता सही इतना पैसा। तो ये तो एक मुसव्वरी में भी यही है। मुसव्वरी में भी यही चीज़ है, लेकिन कमाते कम है, आप ये कह रहे हैं 90% लोग इतना नहीं कमाते। आर्टिस्ट नहीं कमाते ज़्यादा पैसे, इसलिए कि उनकी पेंटिंग की वैल्यू उतनी नहीं होती ना। ठीक। इसकी हज़ारों में होगी तो वो क्या कमाएगा? ठीक। कोई जिसकी लाखों में होगी तो वो कमाएगा। बिल्कुल। तो फिर 90% तो नहीं कमा रहे, लाखों में नहीं कमा रहे, तो हज़ारों में कमा रहे हैं। और वो भी वो डिपेंड करता है कि क्या है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में लोग 90% खरीदते होंगे जिनको आर्ट का पता ही नहीं है। ठीक। कोई पर्दे के साथ मैच कर रहा है, कोई सोफे के साथ,
कोई कारपेट के साथ कोई नया घर बनाया तो वो ले रहा है, तो वो इसलिए नहीं खरीद रहा है कि उसकी कोई वैल्यू है। अच्छा। वो इसलिए खरीद रहा है कि वो डेकोरेशन पीस बनेगा। हाँ। और कुछ लोग हैं जो खरीदते हैं कि वो जब गेस्ट को बुलाएंगे तो उनको दिखाएंगे अच्छा। कि हमारे पास ये आर्ट कलेक्शन है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि समझते हैं आर्ट को, सही, लेकिन वो लोगों को दिखाने के लिए। फिर कुछ लोग हैं जो समझते हैं आर्ट को बहुत ज़्यादा, अच्छा, सब कुछ है, लेकिन उनके पास खरीदने के पैसे नहीं होते। हाय, तो आपको पता ना कि जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो दरवेश लोग होते हैं, ऐसा ही है। लेकिन वो पसंद करते हैं। हाँ। तो ये सारी कैटेगरीज है। ठीक है। तो इसमें जो रियलिटी है ना वो ये है कि जिसका नाम होगा बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट का, वो ज़रूर कमाएगा बहुत पैसे। ठीक है। क्योंकि वो जो मांगेगा लोग दे देंगे, वाह। क्योंकि लोगों को शौक है कि उसका आर्ट लगना चाहिए। वाह। लेकिन मैंने कभी इस तरीके से नहीं सोचा। हालांकि मेरी पेंटिंग हो सकती है कि जिंदा या डेड आर्टिस्ट में सबसे महंगी होगी, ठीक, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा, क्योंकि मैं जो आते हैं वो मैं दे देता हूँ, ठीक, अपने ऊपर नहीं खाई। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ जी, कि मेरे घर का किराया 1300 रुपये है, जी, मैं उसमें रह रहा हूँ 30 साल से। अच्छा, मैं डिफेंस में या दूसरी जगहों में मैं कई बंगले खरीद सकता था, लेकिन मेरी ज़रूरत नहीं वो। और आप मुतमईन हैं? हाँ जी, मैं वो 2 कमरे के घर में या वैसे मुतमईन जहाँ रह रहा हूँ, उसका शुरू में किराया 450 रुपये थे। अच्छा, अब वो 1300 हो गया 30 साल के बाद तकरीबन। हाय हाय, तो मैं उसमें मुतमईन हूँ। मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़े आलीशान और बहुत खूबसूरत गाड़ियों में फिरता रहूँ। मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं कोई भी चीज़, वैसे क्योंकि लोग आपको इज्जत नहीं करते हैं इस चीज़ की वजह से। लोग इज्जत करते हैं आपके ज़हन की वजह से, आपके काम की वजह से। सही। और एज एन आर्टिस्ट भी मेरा बहुत मुख्तलिफ काम है। काम ये है कि मैं हर किस्म की चीज़ पेंट करता हूँ। मैं यही पूछने लगा था कि आपकी फॉर्म ऑफ आर्ट क्या है? जी, हर किस्म की चीज़ मैं पेंट करता हूँ, लेकिन उनका लेवल एक बरकरार रहता है। ये नहीं होता कि मैं स्टिल लाइफ पेंट करूँगा तो मेरा क्वालिटी कम होगी या सीस्केप करूँगा, क्वालिटी मेरी वही रहती है। और दूसरी बात है कि अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि आप क्यों इतने सारे चीज़ें पेंट करते, तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं शागिर्द हूँ, और वो भी मैं अल मुसव्वर का हूँ। सबसे बड़े जो आर्टिस्ट हैं उनका मैं शागिर्द हूँ। मैं किसी इंसान का शागिर्द नहीं हूँ, ठीक है, मैं अल मुसव्वर का शागिर्द हूँ। वाह। तो मैं उस्ताद तो बन नहीं सकता, वाह, मैं तो एक बहुत बड़े मास्टर का शागिर्द हूँ। तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ, क्या बात, अभी भी मैं लर्न कर रहा हूँ पेंटिंग करना। वाह। हालांकि मेरी सैकड़ों नुमाइशें बाहर हो चुकी है हर जगह, और जहाँ मैं नहीं भी जाता हूँ वहाँ भी नुमाइशें मेरी प्रिंटों की हो रही है, अभी भी हो रही है बाहर के मुल्कों में मेरी नुमाइशें। मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्रमोट पाकिस्तान को करते हैं, मैं खुश होता हूँ। सही। तो मैं समझता हूँ कि लेवल ऑफ एक्सीलेंस जी, अचीव करना इम्पोर्टेंट है आर्टिस्ट के लिए। मुझे यंगस्टर्स पूछते हैं जी, कि हम कैसे काम है, मैं कहता हूँ कि कम से कम 12 घंटे तो काम करो, होए होए, 16 घंटे तो काम करो, मेहनत करो, तो क्यों नहीं बनोगे। वाह। कोई हम पैदा नहीं हुए थे स्पेशल स्किल से या ये से, लेकिन जब मैं छोटा था तो मैं देखता था हमारी पेंटिंग में, तो मुझे कुछ कमी महसूस होती थी। किस चीज़ की कमी होती थी कि तारीख पे काम नहीं करते हैं, अपने लोगों में प्राइड नहीं लेते हैं, कोई वेस्टर्नाइज किस्म की कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई। तो मैंने 74 में सोचा कि मैं तहरीक पाकिस्तान की सीरीज़ बनाऊंगा। ठीक। उसकी वजह थी मुझे ख्वाब में सीन्स आते थे। अच्छा। हालांकि मैं पैदा नहीं हुआ 1947 में, मैं तो 54 में पैदा हुआ। अच्छा। तो मुझे ख्वाब आते थे, खून टपक रहा है, चलती हुई ट्रेनें। अब मैंने ये पढ़ा भी नहीं था, ना मैंने कहीं देखा था। अच्छा। तो मैं हैरान हो गया कि मुझे सारी चीज़ें क्यों। तो मैंने किसी से पूछा कि मुझे हर रोज़ ये आ रहा है ख्वाबों में, तो उन्होंने कहा कि कुदरत तुम्हें तैयार कर रहा है कि तुम वो जो बेनाम लोग थे ना, उनकी ऑनर में पेंट करोगे पेंटिंग। तो मैंने अपने सिस्टम से निकालने के लिए 1974-75 से शुरू की पार्टीशन की। अच्छा। और लगातार करता रहा। कितना किया आपने ये काम? सीरीज पूरी कितनी पेंटिंग्स पर मुश्तमिल है? मैंने 7-8 से ज़्यादा की है। और बहुत बड़ी बड़ी हैं जी, कुछ बड़ी है कुछ छोटी है, लेकिन उसमें किस्म किस्म की थी। मैंने कुछ मर्द औरत और बच्चों की
रिस्पेक्ट में पेंट किया, कुछ रेफ्यूजी दरख्त के नीचे थके हुए, फिर एक बर्निंग ट्रेन थी, फिर एक लास्ट बर्निंग ट्रेन थी। तो इस तरह के जो सीरीज थे, द मेमोरीज ऑफ पार्टीशन, क्योंकि मैं उन लोगों को ऑनर करने चाहता था। वो लीडरों को सब जानते थे जी, लेकिन जो बेचारे सारे मारे गए बेनाम, उनको कोई नहीं पूछता। तो मैं उनके ऑनर में मैंने ये पेंटिंग बनाई, लेकिन सिर्फ पेंटिंग नहीं किया, मैंने फिर प्रोपेगेट भी करता था मैं सारी दुनिया में। अच्छा। फिर 2000 में अगस्त 14 को 4 डाक की टिकट भी छपी है। अच्छा। मेरी पेंटिंग पे वो इस किताब में भी है। ठीक है। तो मैंने उसका पैगाम भी फैलाया। वाह। फिर मुझे एक दिन डॉक्टर जावेद इकबाल ने फ़ोन किया जी कि आप मेरे घर आए, मैं आपको कोई वालिद इलामा इकबाल, हमारे लेजेंडरी पोएट, नेशनल पोएट, उनके हवाले से कुछ बात करने चाहते। मैं उनके घर चला गया, तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई जावेदनामा पेंट करें। अच्छा। तो मैंने कहा मैं कर दूंगा। उन्होंने कहा आज तक आर्टिस्ट कर नहीं सके, किसी ने एक सीन बनाया, किसी ने 2 सीन बनाया, लेकिन कर नहीं सके पूरे काम। तो मैंने कहा मैं पूरा कर दूंगा। तो उसने कहा इसलिए तो मैं तुम्हें बुलाया, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि तुम ख्वाबों से पेंट करते हो पार्टीशन, तो आप ज़रूर मेरे फादर की कर सकोगे। फिर उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दिखाई जो इलामा इकबाल ने खुद लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि जावेदनामा मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि कोई आर्टिस्ट पेंट करे। उनकी ज़िंदगी में तो किसी ने नहीं किया, उनकी ज़िंदगी के बाद भी किसी ने नहीं किया। फिर वो लिखते हैं कि जावेदनामा सिर्फ एक मुसव्वर नहीं पेंट करेगा, वो शख्स पेंट करेगा जिसमें इल्म इलाही होगी। वो कह रहे, फिर वो कह रहे हैं कि जो शख्स जावेदनामा पेंट करेगा उसका दुनिया में बहुत बड़ा नाम होगा। ये सारी बातें इलामा इकबाल ने लिखी थी। अच्छा। उन्होंने मुझे बताई, तो मुझे ये नहीं अट्रैक्ट की, वो बातों से नहीं अट्रैक्ट हुआ, लेकिन मैं इस चीज़ से अट्रैक्ट हुआ कि मुझे उनकी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। तो फिर मैंने वो शुरू किया 81 में और 82 में कंप्लीट कर ली। वाह। मैंने पूरी कर दी, जिसको बाहर के टेलीविज़न नेटवर्क ने भी कवर किया। बाहर के जो एन मेरी शिमिल थी वो आई थी, दूसरे पोएट आए थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स आए, उन्हें देखा वगैरह कर, तो मैंने वो भी ख्वाहिश पूरी कर दी। क्या बात। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में तहरीक पाकिस्तान पे काम किया, इलामा इकबाल का जावेदनामा काम किया, मैंने वॉर एंड टेररिज्म पे भी किया है, आर्किटेक्चर किया जी, और इस किताब में है जावेदनामा। ठीक, तो ये जो किताब है हमारे सामने रखी हुई, ये अभी आप नाजरीन देख सकते होंगे सामने स्क्रीन पर, तो इसमें आपके सारे काम की डिटेल है? सारे काम नहीं है इसमें, कुछ काम की, सारे काम तो बहुत है, हज़ारों में। अच्छा। ड्राइंग्स भी और पेंटिंग भी और एब्स्ट्रैक्ट भी मैंने बहुत इस्तेमाल किया। अच्छा, सही। लेकिन ये है कि इसमें आइडिया आ जाता है। ठीक है। सारा काम करेंगे तो वो सफ़े 1000-1200 हो गए, वो तो किताब उठाना ही मुश्किल। हाँ, सही बात है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को नाजरीन यहीं से शुरू करते हैं। ख्वाबों के ज़रिए हिजरत को किसने मुतसव्विर किया? जिम्मी साहब ने किया। हमारी खुशनसीबी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अभी हाज़िरी होती है। गुफ्तगू हो रही है जिम्मी इंजीनियर साहब से। अच्छा, आपने एक पीस वॉक जो है की, जो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आपने दिल्ली तक जाना था और वाजपेयी साहब ने आपको वहाँ रिसीव करना था, और वो शर्ट भी आपने एक ख़ास जो पहनी थी, और आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि वो शर्ट जो है चाइना के एक म्यूज़ियम में रखी गई है, पीस म्यूज़ियम में। तो ये वॉक की क्या यादें हैं, ज़रा बताइएगा। एक्चुअली मैंने ना वॉक कल्चर इस्टेब्लिश किया था पाकिस्तान में फॉर नोबल कॉजेज। एक तो ये जो पॉलिटिशियंस करते हैं जी, रौला करते रहते हैं, वॉक्स वगैरह, वो नहीं। मैंने सिर्फ प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की वॉक्स, हंड्रेड्स ऑफ वॉक्स की है मैंने।
तो उसमें से 2 वॉक्स मेरी बहुत नुमाया थी, एक 1994 की पेशावर जो मैं कराची से पेशावर चला था, और एक ये जो मैंने चलना था इस्लामाबाद से न्यू दिल्ली। ठीक है। तो मेरे स्पॉन्सर इंडिया में ट्राइकॉन कंपनी थी और यहाँ पिज़्ज़ा हट था। ठीक है। उसका ये हुआ कि जनवरी में मुझे लगा जैसे 2001 में ना जंग होने वाली है। अच्छा। इंडिया पाकिस्तान। अच्छा। हालांकि कोई नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि जंग होने वाली है। अच्छा। तो मैंने ऐसे ही कोई मीडिया वाला आया था तो मैंने उससे कहा कि मैं पीस वॉक करूंगा, लेकिन नवंबर में करूंगा। अच्छा। तो फिर मार्च में ना मेरी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा। तो मैंने फिर उनको वर्दी दिखाई मेरी, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का फ्लैग था। ठीक है। छाती पे। तो उन्होंने कहा ये पहन के चलोगे तुम मुल्क के अंदर से? मैंने कहा मैं बिल्कुल चलूंगा। जब मैं पीस की बात करूंगा तो जिस मुल्क के दरमियान करूंगा तो मैं उसका फ्लैग नहीं पहनूंगा तो फायदा क्या। और फिर उसका सिल्वर एम्बॉस्ड हुआ था पीस नीचे। ठीक। और वो बहुत खूबसूरत वर्दी थी जो मैं डिज़ाइन की थी, तो उनको मैंने दिखाया। फिर 11 सितंबर आ गया। अच्छा। जो वो हुआ सारा कुछ ना। हाँ। तो उन्होंने कहा शायद ख्वाब में आपने अफगानिस्तान देखा होगा। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैंने इंडिया ही देखा था। अच्छा। लेकिन फिर अक्टूबर में ना पहली धमकियां आई थी, दोनों तरफ से आ रहे थे। और मुझे पता था कि नवंबर तक अरूज पे पहुंच जाएगा ये। अच्छा। तो मैंने उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट मुशर्रफ, उनको मैंने एक लेटर लिखा था कि मुझे परमिशन देना कि मैंने चलना है इस्लामाबाद से न्यू दिल्ली चलना है। और सारा अरेंजमेंट हो गया था, पोस्टर्स भी बने थे जो इंडिया में भी लगे थे, यहाँ भी लगे थे। और उन्होंने कहा था सिक्योरिटी, मैंने कहा मुझे सिक्योरिटी कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ये जो फ्लैग तो उन्हें लगाया, मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अमन के लिए चल रहा हूँ तो मुझे सिक्योरिटी की क्या जरूरत। सही बात। तो मैंने फिर इस्लामाबाद से शुरू किया। मैरियट इस्लामाबाद में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है। वहाँ अशवानी साहब भी थे, पिज़्ज़ा हट के ओनर भी थे, मंजर रियाज साहब, सारे मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सब कुछ हो गई। मैं सीधा वहाँ से चल के ना पिंडी चला गया इस्लामाबाद से। पीसी होटल में चला गया क्योंकि अशवानी साहब ने कहा रात यहाँ गुजार लेना, फिर तो तू सड़कों पे ही होगा। तो मैं वो फ्लैग पहन रहा था ना, तो सारों की नज़रें वहीं पड़ती थी पहले वो फ्लैगों पे। यानी जो फॉरेन मीडिया भी थे ना, वो पहले तस्वीर वो फ्लैग की खींचते थे। तो अब मैंने जाना था, लेकिन हालात ख़राब होते गए। जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, वो एक्चुअली हालात इतने ख़राब हो गए कि ऐसे लगता था जंग हो जाएगी। ठीक है। तो मुझे सड़क पे लोग आके पूछते थे जंग होगी, मैं कहा नहीं जंग नहीं होगी। और मैं फिर बाद में सोचता था, ना मेरा कोई आर्मी का बैकग्राउंड है, ना मेरा कोई वो है, लेकिन मैं बताई जा रहा हूँ लोगों को जंग नहीं होगी। अच्छा, फिर क्या करते थे लोग, गाड़ी से उतरते थे और अपने न्यू बॉर्न बेबी ना मुझे पकड़ाते थे गोद में। अच्छा। और वो 2 झंडों के साथ ना तस्वीरें खींचते थे। अब मेरे रोज ना इंटरव्यू जा रहे थे, वो ब्रिटिश रेडियो और जर्मन और, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे वो वहाँ इंडिया के लिए। अच्छा। तो उनको बड़ी उलझन हो रही थी वहाँ। अच्छा। कि हम जंग की बात कर रहे हैं। अच्छा। ये अमन की बात कर रहा है। अच्छा। तो ये बड़ा एक क्लैश था। अच्छा। लेकिन मैं चलता चलता गया ना, हालात ख़राब होते गए। और जब मैं लाहौर पहुंचा तो ईद आ गई थी। तो रावी ब्रिज के इस तरफ एक पेट्रोल पंप था, उसके ओनर ने कहा कि मेरे साथ गुजार लो 2-3 दिन, क्योंकि मीडिया वालों ने कहा कि जब आप रिवर रावी क्रॉस करोगे तो हम आपका शॉट बनाए चाहते हैं। और फिर मैंने दाता दरबार जाना था, तो मैं 3 दिन वहाँ गुजार लिए। ठीक। फिर मैं जब हुआ तो सारा मीडिया एक तरफ और मैं चल के जा रहा हूँ, स्लो मोशन में वो ले रहे, और दाता दरबार गया। फिर वहाँ से सीधा मैं बॉर्डर चल के गया। यानी कि कम से कम 35-37 किलोमीटर चला हूँ उस दिन मैं पहुंच गया। वहाँ रेंजर भी तैयार थे मेरे इस्तकबाल के लिए। मेरे ऑनर में उन्होंने वो जो करते हैं रूटीन में करते हैं, लेकिन वहाँ मुझे खड़ा करके वो कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी, लंच भी रखा मेरा साथ, मेरे से गिफ्ट भी ले ली, एक पार्टीशन की पेंटिंग, वो जो प्रिंट है वो बॉर्डर पे लगा हुआ है, बैक लाइटेड ट्रांसपेरेंट। तो मैंने वहाँ गिफ्ट भी दे दी। मैंने वो जो कंपनी थी उसको कहा कि वो भेज देना, वो उनको गिफ्ट दे दो। ठीक।
अच्छा, वो हो गया सारा। अब गेट भी खुले थे, हालात बहुत खराब थे, डिप्लोमेटिक कोई नहीं थे ताल्लुकात। हमारे एम्बेसडर वगैरह भी आ चुके थे वहां से, हमारे नीचे कुछ नहीं था। इंटरनेशनल मीडिया भी वहां मौजूद था, सब कुछ था वहां। वो तैयार थे कि ये क्रॉस करेगा, ब्रेकिंग न्यूज फलाना बनाएंगे ये। फिर मैंने रेंजर ने कहा कि आप समझदार हो, हम आपको कोई मशवरा नहीं देंगे, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो। क्योंकि हम रोज आपको देख रहे थे कि आप अमन की बात कर रहे थे और चल के आ रहे थे। मैं फिर लाइन पे बैठ गया। अच्छा। इंडिया पाकिस्तान की लाइन पे बैठ गया। अब मैंने सोचा ये कह रहे ब्रेकिंग न्यूज, हीरो फलाना, मुझे क्या करना चाहिए। मैं 5 मिनट सोचा, ठीक, मैं उठा, फिर मैंने कहा मैं यहाँ वॉक ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक। अच्छा, ये सारे मायूस हो गए। अच्छा। वो कहते ये क्या किया आपने। मैंने कहा मैंने बिल्कुल सही किया। मैंने कहा आज आप मुझे यहाँ हीरो बनाओगे, कल जब इंडिया मुझे बाहर निकालेगा तो फिर आप खुद ही आओगे और कहोगे कि देखो पाकिस्तानी को बाहर। तो मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा नहीं, मैं तो अमन से आया था यहाँ, विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट एनीथिंग, और मैंने आपका फ्लैग भी रखा था छाती पे, और आपके मुल्क में एक शख्स भी नहीं है जो हमारा झंडा कैरी करके हिम्मत करेगा चलने की। तो मैं मतलब इंडियन की तरफ से कोई फीडबैक नहीं आया, डायरेक्ट फीडबैक? डायरेक्ट फीडबैक कोई नहीं आया था, लेकिन वहाँ बेशुमार NGOs थे ना वहाँ उस वक्त, वो मुझे ज्वाइन करने चाहते थे। नहीं तो ये तो अच्छी बात नहीं थी। नहीं, अच्छी बात थी, लेकिन वो जंग की बात कर रहे थे। अच्छा, वो जंग की बात की, वो भी जंग की बात, और हम भी धमकियां दे रहे थे। अच्छा। यानी दोनों तरफ से आप उस जमाने के अखबार उठा लोगे तो आप देख लेना कि आप वहाँ जंग की बात हो नहीं, लेकिन अगर वो पीस वॉक आप कंटिन्यू करते तो शायद इंडियन आम लोग भी आपको सपोर्ट करते, नहीं करते? बिल्कुल नहीं, मैं एंटर हो ही नहीं सकता था। इन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर दिए थे। जब मैं वाघा बॉर्डर जा रहा था तो आखिरी समझौता ट्रेन मेरे सामने से गुजरी है। अच्छा। एंड दैट वाज द एंड। उसके बाद समझौता ट्रेन नहीं चली थी फॉर मेनी इयर्स। तो मुझे पता था मैं क्रॉस तो कर लेता, उन्होंने खबर तो बना ली थी, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर से फिर बाहर निकालना था। तो मैं नहीं चाह रहा था कि मेरी बेइज्जती। आपको लगता था कि आपकी और मुल्क की बदनामी हो सकती है? होगी, 100% होती, क्योंकि जो मैं मैसेज लेके जा रहा था और जो उनकी सोच थी उसमें बहुत फर्क। एनीवे, लेकिन मैंने ये कोशिश की। फिर उसके बाद मैंने एक वो ड्रेस जो था वो गांधी फाउंडेशन की निर्मला देश पांडे थी जी, औरत जी, मैंने उनको एक दे दिया था। अच्छा। फिर मैं जब बीजिंग गया था तो पीस म्यूजियम ने मुझे कहा कि आप वो ड्रेस हमें भी दो। अच्छा। तो उनके पास वो ड्रेस पर उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट भी दिया। अच्छा। वो ड्रेस के बारे में। तो ये इस तरह काम मैंने किया इसलिए कि मुझे नजर आया था कि जंग होगी। लेकिन पीस दोनों मुल्कों की जरूरत तो है, ये दोनों तरफ को समझना पड़ेगा। नहीं, असल में आप देखने चाहो, मैंने वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना उसमें बहुत रेलेवेंट वर्ड यूज किए थे मैंने। उस वक्त मैंने कहा था कि 99% यहाँ के लोग और 99% वहाँ के लोग पीस चाहते हैं। वो 1% जो है ना वो नहीं चाहता। सपोज करो, ठीक, जो भी हो, पॉलिटिशियन हो, जो भी हो, ठीक, लेकिन मैंने ये बात जो की थी ना उस वक्त, वो कई मैंने पॉलिटिशियन के मुंह से भी सुनी है इंडिया के ये बातें करते हुए। क्योंकि जब तक 100% नहीं मानेंगे ना दोनों तरफ से, तब पीस नहीं हो सकती। क्योंकि जो पॉलिटिशियन है वहाँ के, वो रिलाई करते हैं कि हमारे साथ अग्रेसिव रह गए तो उनको वोट मिलेंगे। ठीक है, हमारे इतने अग्रेसिव नहीं है जी, क्योंकि हम एक छोटा मुल्क है और हम चाहते तरक्की हो जी। हमें फाइनेंशियली हम इतने साउंड नहीं है, उनको फाइनेंशियली कोई मसला नहीं है, वो बड़े साउंड है। लेकिन दोस्ती होगी तो हमारे लोग सफ़र नहीं करेंगे बल्कि ज़्यादा तरक्की होगी। बिल्कुल ठीक है जिमी साहब, बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही है और हमने ये तय किया हुआ है कि आपसे गुफ्तगू चूँकि ज़्यादा करनी है तो ये जो हिस्सा है प्रोग्राम का पहला पार्ट ये यहाँ इख्तिताम पजीर हो रहा है। तो आपकी इजाज़त से मैं इसको यहाँ ख़त्म करता हूँ और फिर दूसरे हिस्से में हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं। तो नाजरीन, आपने सुना, देखा, क्या शानदार बातें यहाँ की हैं जिमी इंजीनियर साहब ने। अभी बहुत कुछ पूछना बाकी है। पार्ट 1 से हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते में पार्ट 2 में आप जिमी साहब की और बहुत सारी बातें भी सुन सकेंगे और साथ साथ हम इनसे कुछ ऐसी चीज़ें भी पूछेंगे जो शायद ज़िंदगी में पहली बार
हमें जानने का मौका मिलेगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाजिर होते हैं अगले हफ्ते के पार्ट 2 में, इस उम्मीद के साथ कि इस गुफ्तगू से आपने बहुत लुत्फ़ उठाया होगा और बहुत कुछ आपने जाना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुरम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना। आज चाय खाना का ये प्रोग्राम हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा है और हमने गुफ्तगू पहले प्रोग्राम में पहले हिस्से में की थी जिमी इंजीनियर साहब से। उसी गुफ्तगू का तसलसल आज इस पार्ट 2 में मौजूद है। तो गुफ्तगू शुरू करेंगे एक बार से फिर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान, लिविंग लेजेंड, पाकिस्तान का फ़ख्र जनाब जिमी इंजीनियर साहब को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? बहुत मज़ा आया गुज़श्ता गुफ्तगू में और अब हम चाहेंगे कि आज भी बात हो, लेकिन एक बहुत ही बचकाना सा सवाल मैं पेशगी माजरत कर लेता हूँ, लेकिन मेरा तजस्सुस वो हो रहा है मैं पूछूं कि ये आप जिमी कैसे हैं और इंजीनियर आपके नाम के साथ क्यों लगा हुआ है? आप तो सरापा मुजस्सम मुसव्विर हैं। जी, असल में मेरा नाम जिमी इंजीनियर इसलिए है कि मैं पारसी ख़ानदान में पैदा हुआ था। ठीक है। और जो पारसी लोग थे ना, वो अपने प्रोफेशन के साथ नाम को मुंसलिक करते थे। ठीक है। जो वो डॉक्टर होता था तो वो फलाना डॉक्टर, जो कोई कारोबार होता था तो उसके साथ। तो मेरे फादर सिविल इंजीनियर थे, मेरे ग्रैंडफादर इरिगेशनल इंजीनियर थे। अच्छा। सकर बराज में काम किया है। अच्छा। मेरे ग्रैंडफादर ने। अच्छा। तो इन्होंने इंजीनियर इसलिए सरनेम रखा था। अच्छा। और मैंने चेंज इसलिए नहीं किया कि मुझे वैसे ही सूट कर रहा था। मैं जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ तो बड़ा कंफर्टेबल नाम, तो फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कोई। बिल्कुल। हालांकि वो इसको पाकिस्तानी नाम नहीं समझते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो समझे ना समझे। अच्छा, तो ये जो जिमी नाम है ये कोई निक नेम तो नहीं था घर में? ये प्रॉपर नाम था आपका जिमी? जिमी इंजीनियर में प्रॉपर नाम है। और लेकिन मैं पारसी मज़हब में पैदा तो हुआ था जी, लेकिन मैंने फिर सारे मज़हब अपना लिए जी। ये आप कहते हैं अक्सर जी, क्योंकि आपको जो मदद करनी है लोगों को, तो फिर आप फ़र्क नहीं कर सकते कि ये मुस्लिम है तो ये हिंदू है तो ये क्रिश्चियन है, ये है। मेरे लिए सारे इंसान बराबर है सारे। और मैं कहता हूँ कि हर मज़हब को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सबके अपनी अपनी पर्सनल थिंकिंग होती है, सोच होती है। बेशक। तो लेकिन ये जो सारी वजह है ना कि जिससे मेरी सोच डिफरेंट है जी, या मैं लोगों को मदद करता हूँ, ये इसकी वजह है। अच्छा। जब मैं 6 साल का था जी, तो डॉक्टरों ने मेरे वालिदैन को कहा था कि आपका बेटा 2 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा। अच्छा। क्योंकि मेरी दोनों किडनीज ना पत्थर हो चुकी थी। अच्छा। काम नहीं करती थी मेरी दोनों किडनी। अच्छा। और उस ज़माने में 40-50 जो बच्चे थे उनको भी सेम बीमारी थी। अच्छा। तो 2 महीने में वो सारे बच्चे तो फौत हो गए। अच्छा। लेकिन मैं फिर भी ज़िंदा था। अच्छा। और मेरी हेल्थ इम्प्रूव हो रही थी। तो मेरे पेरेंट्स ने डॉक्टर को कहा कि वो तो अभी भाग दौड़ कर रहा है, आप कह रहे थे फौत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिसकी 2 किडनीज नहीं काम करे, पत्थर बन जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो तो ज़िंदा रह नहीं सकते, तो आप हमारे पास लाओ उसको। तो मुझे ले गए फिर डॉक्टरों के पास। तो डॉक्टरों ने फिर चेक किया, पिछले जो उन्होंने एक्सरेज लिए थे, उन्होंने नए एक्सरेज लिए और उन्होंने देखा कि कोई कट नहीं है। उस ज़माने में कोई अदीबुल हसन रिजवी साहब तो थे नहीं, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, तो थे नहीं उस ज़माने में। 1960 में तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो मेरे पेरेंट्स ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा हम खुद हैरान हो गए एक्सरे देख के।
एक्सरे में इनके जिस्म में 2 ब्रांड न्यू किडनीज हैं। अच्छा। हाँ जी, तो मेरी किडनीज रिप्लेस हुई है, कुदरत ने रिप्लेस की है। ये बड़ी हैरत अंगेज अल्लाह बात ताला बता की रहे हैं। तरफ से मुझे 2 ब्रांड न्यू किडनीज मिली। ये हैरत अंगेज बात है। हाँ जी, इसीलिए मैं सारी उम्र उन्हीं के नाम के लिए कर रहा हूँ काम, उन्हीं को वापस कर रहा हूँ मैं। शुक्रिया। अच्छा, आप अक्सर अपनी गुफ्तगू में ये कहते भी हैं कि आप एक तरह से खुदा से आपका एक बड़ा करीबी ताल्लुक भी है जी। और कुछ मोजज़े भी आप बताते हैं ज़िंदगी में। इस वजह से है कि जैसे मुझे एकदम ख्याल आता है कि मुझे ऐसी जगह पे जाना है, वहाँ ऐसा है या ऐसा है या वो, तो इसी वजह से आता है कि मैं कनेक्टेड हूँ उस कुदरत से। क्योंकि जब मैं वॉक भी कर रहा था 94, लोगों को समझ नहीं पा रही थी कि इतना कौन पैदल चलता है, और इतनी गर्मी में 50 डिग्री में मैं 16 घंटे चल रहा हूँ धूप में नंगे सर। तो ये कुदरत की वजह से है कि ताकत मेरी कुदरत से आती है, मेरी क्रिएटिविटी कुदरत से आती है। ठीक है, तो मैं उनका ही शुक्रिया अदा करता रहता हूँ सारी उम्र। क्या बात है। अच्छा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक ही नहीं है कि आपके ये ख्यालात बड़े कीमती हैं और बड़े हसीन हैं। ये ख्यालात, इंसानियत की खिदमत आपने करके अमली तौर पे साबित भी किया कि ये ख्यालात कितने कीमती हैं। लेकिन मैं सिर्फ कुछ एक शक शुबा भी होता है ना, तो वो जो शक शुबे वाले का पहलू है, मैं उस पहलू से बड़े एहतराम से पूछ रहा हूँ कि अब जदीद उलूम हैं जैसे नफ्सियात है या और साइकोलॉजी की ब्रांचेज़ हैं, तो वो तो ये भी कहती हैं कि भाई ये भी अपने आप में एक बीमारी भी हो सकती है कि आपको ख्याल आए, परछाइयाँ दिखाई दें, चीज़ें हों। ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई खुदा से ही ताल्लुक़ हो। जी, वो बिल्कुल होते ऐसे कैरेक्टर जी, जिनको ख्वाब आते हैं जी, लेकिन वो फिर काम बड़े भयानक करते हैं। सही। वो अपने बच्चे को ज़िबा कर दिया, बिरयानी बना के खिला दी, वो इस तरह करते हैं। मैंने कोई भयानक काम नहीं किया। सही बात है। मैंने पैदल चल के गया हूँ, इंसानियत मैं पैदल चल के गया हूँ या किसी की मदद की है या पीस वॉक की है। मैंने कोई ऐसे खतरनाक और जो कहते हैं ना कि एक बेवकूफ़ इंसान करता है, ऐसे काम नहीं मैंने किया। बिल्कुल सही। मैं अपने अभी बात हो रही थी तो अपने प्रोड्यूसर को कह रहा था कि मुझे लगता है कि अगर मुझसे कोई वन लाइनर पूछे जिम्मी साहब कौन है, तो मैं कहूँगा वो मुसव्वरी के अब्दुल सत्तार ईदी हैं। तो आप एग्री करेंगे इस बात से मेरी? क्योंकि मुसव्वरी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा। मैं कई जगह जाता हूँ, वो नहीं जानते मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। वो मुझे एज ए डॉक्टर जानते हैं। डॉक्टर नहीं हूँ मैं। अच्छा। वो एज ए सोशल वर्कर जानते हैं। क्योंकि जब मैं वॉक कर रहा था 94 में, मैं कई विलेजेस में गया जहाँ मैंने मेडिसिन दी। ठीक है। फ्लड के दौरान गया मैं लोगों को खुद ट्रीट करता था, बच्चों को मैं खुद क्रीम और वो लगाता था। तो वो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब, कहाँ जाता हूँ समाजी कारकुन, कोई कुछ कहता है। तो यानी आपका सोशल वर्कर जो है ना, यानी आपकी ज़ात के अंदर जो सोशल वर्कर है वो ज़्यादा बड़ा है, मुसव्विर छोटा है, ये कह लें? नहीं, फिर कुछ छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, नहीं। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। मैं कोई अपने ऊपर खौल चढ़ा के नहीं फिरता कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मेरे यहाँ रंग छोड़ के जाना चाहिए कपड़ों पे वगैरह। मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मुझे कोई तारी नहीं होता कि मैं कोई आर्टिस्ट हूँ या ये हूँ वो। मैं इंसान हूँ दूसरों की तरह, तो मुझे कोई ऐसी फ़र्क नहीं पड़ता और मेरे अंदर कोई ऐसी बात भी नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझूँ। हाँ, कोई मेरे साथ नॉलेज में बात करेगा आर्ट पे वो, तो फिर मुझे नॉलेज इनफ है कि मैं उनसे बात कर सकता हूँ, कन्विंस कर सकता हूँ। और कोई फजूल बात जैसे करते हैं, कई आर्टिस्ट कहते हैं मैंने 5 मिनट में बना दिया 10 मिनट, तो मैंने कहा वो तो फजूल है। जो लेगा वो ये नहीं पूछेगा 5 या 10 मिनट में, वो देखेगा अच्छा है या बुरा है। तो इसमें कोई स्पीड का कोई कमाल नहीं होता जो लोग समझते हैं कि स्पीड का कमाल है, ऐसी बात नहीं। ठीक। पाकिस्तान में जो मास्टर्स गुजरे हैं, मुसव्वरी की दुनिया में जो बड़े मास्टर्स गुजरे हैं, आपका कोई पसंदीदा काम या पसंदीदा मास्टर जिसका काम देख के आपको लगता हो कि ये बहुत मुतासिर कुन है? मुझे जो एडवांटेज था ना, जो आजकल के आर्टिस्ट को नहीं है, मुझे एडवांटेज ये था कि जब मैंने शुरू किया ना मुसव्वरी, तब चुगताई साहब भी जिंदा थे। वाह। अला बख्श भी, वाह। सादिक कैन भी, वाह। अहमद परवेज भी, क्या सारे बड़े नाम जो थे ना जिंदा थे और मैं उनसे मिल चुका हूँ। चुगताई के अलावा मैं सारे आर्टिस्टों से मिला हूँ। अच्छा। मैं उस्ताद अला बख्श को भी मिला हूँ,
और सादिकियान के साथ तो कई दफ़ा मेरी मुलाकात रही है, अहमद परवेज़ के साथ भी रही है। जितने भी बड़े आर्टिस्ट आप नाम लोगे ना, मैं उनके साथ। शाकिर साहब आपके प्रिंसिपल थे? हाँ जी, शाकिर प्रिंसिपल थे, खालिद इकबाल थे, सारे थे। और मुझे एडवांटेज ये था कि मैंने उनके साथ नुमाइशें भी की है। अच्छा। उस लेवल पे। और मैंने 78 में फर्स्ट प्राइज़ भी लिया है। वाह। सारे मास्टर्सों की पेंटिंग में से मुझे प्राइज़ मिला। अच्छा। फर्स्ट प्राइज़। वाह। और दूसरी जगहों से भी मैंने लिया है। तो मुझे ये कोई खुशी नहीं हुई थी कि मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है, सेकंड प्राइज़ मिला, लेकिन मुझे की खुशी ये थी कि कंपैरेटिवली लोग जब देखते हैं आपका काम और मास्टर्स का काम और वगैरह, और वो कहते हैं कि आपका काम अच्छा है, तो मुझे ये खुशी हो रही थी कि लोग मुझे कहते थे कि आपका काम अच्छा है। बिल्कुल। तो मुझे ये, तो आजकल के आर्टिस्ट को ये एडवांटेज ही नहीं है। वो सारे आर्टिस्ट है ही नहीं, सब चले गए। हाय हाय, क्या बात है। और जो आखिरी था जमील नक्श, उन स्कूल ऑफ थॉट में जो बड़ा नाम था वगैरह, वो भी चले गए। सही बात है। बहुत ही उम्दा और सुनहरी यादें आप हमसे शेयर कर रहे हैं। एक वक्फा हम छोटा सा लेंगे। तो नाजरीन, एक वक्फा, इस कदर शानदार गुफ्तगू हो रही है। आज हमारे साथ जिम्मी इंजीनियर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये वो जिम्मी इंजीनियर भी हैं जिन्होंने उस्ताद अल्लाह बख्श, साद कैन और इस तरह के जो बड़े लोग गुज़रे, अहमद परवेज़ वग़ैरह, उनके साथ भी काम किया, उनसे मिले, बातचीत की। तो सर, ये जो सारी सुनहरी यादें, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आप उठे बैठे, काम किया, आज तक माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये लोग ज़्यादातर आप ये चले गए। अभी जमील नक्श साहब का आपने कहा कि आखिरी आदमी वो बड़ा, वो भी चला गया। कोई उदासी नहीं होती, तन्हाई का एहसास नहीं होता, और मौत का वो जो एक तस्वुर हम सबके जहनों में होता है और हम डरते हैं और उसको इग्नोर करते हैं, तो वो उस तरह की कोई चीज़ परेशान तो नहीं करती? जी, जब कोई अच्छा इंसान चला जाता है जी, अफसोस तो होता है। जैसे उमर शरीफ साहब अभी अब लेटेस्ट वो चले गए, ठीक है, और बहुत बीमार थे जी, और मेरा ख्याल है उनकी ट्रीटमेंट भी शायद सही नहीं हुई थी जी। एनीवे, तो ये जो बड़े आर्टिस्ट जब चले जाते हैं तो अफसोस तो होता है कि अच्छा काम करने वाला है, क्योंकि आप काम करते हो तो आप कहते हो अच्छे काम करने वालों के साथ रखा जाए। जब मैं 70s में नुमाइश करता था तो ये सारे बड़े आर्टिस्टों के साथ मेरा काम भी लगा होता था। वाह। तो मुझे अच्छा लगता था, कितने बड़े आर्टिस्टों के साथ मेरा काम लगा। क्या बात। तो इसीलिए तो आजकल मैं यहाँ नुमाइशें नहीं करता हूँ आर्टिस्टों के साथ वगैरह, क्योंकि मुझे कोई वो शौक़ नहीं है कि मैं कोई प्रूव करूँ किसी चीज़ को, करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं सोशल वर्क ना करता, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविज़म ना करता, पीस एक्टिविज़म ना करता, फिर मैं सिर्फ एज अ आर्टिस्ट सोचता, तो मैं फिर डिफरेंट होता, मैं डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफ गुजार रहा होता, मैं कोई बाहर रह रहा होता, क्योंकि मुझे बाहर तो बहुत ऑफ़र मिली है रहने की, काम करने की, तो मैं बाहर रहता। लेकिन मैंने यहाँ इसलिए रहा था क्योंकि मैंने स्पेशल बच्चों के साथ काम करना था। अच्छा। मैंने 15 साल स्पेशल बच्चे, जो ब्लाइंड बच्चे, स्पेशल बच्चे जो सेरेब्रल पैल्सी के होते हैं, उनके साथ 15 साल मैंने काम किया। अच्छा। मैं उनको एंटरटेन करता था। अच्छा। 100 बच्चों से लेके 6000 बच्चे मैं इनको पब्लिक प्लेसेस में ले जाके एंटरटेन क्यों करता था? क्योंकि लोग बात करते हैं जी वो स्पेशल बच्चे है, उसको छुपा के रखते हैं घर में, शर्मिंदगी होती है उनको रखने से। मैं कहता हूँ उसको इज्जत दो, उसको आप एक्सेप्ट करो सोसाइटी में, जो उसकी बदलनी है। अल्फाजों से तो उनकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। तो मैं उनको पब्लिक प्लेसेस पे ले जाता था। बाद में पेरेंट्सों को कॉन्फिडेंस आया, वो खुद भेजते थे बच्चों को कि इसको भी ले जाओ, इसको ही ले जाओ। सही। तो बाहर इसलिए ले जाता था कि मैं कहता था पब्लिक देखे, क्योंकि कई दफ़ा पब्लिक उनको क्रिटिसाइज करते हैं, बुरे तरीके से उनको देखते हैं। मैं कहता हूँ इन बच्चों को रिस्पेक्ट से देखो। सही। जो आपने लाइफ बताई, तो 15 साल मुझे लगे
लोगों को समझाने में। वाह। जहाँ भी मैं जाता था वहाँ मीडिया भी आता था, कवर करता था, मैं मौका देता था कि वो बच्चा कुछ बात कर सकता है, टैलेंट, तो उसको कवर करे, और दूसरे जो टीचर है को टीच करते उसको करे। तो मैंने पूरा एक चेंज कर दी सोच। फिर जेलों में मैंने बहुत काम किया। अच्छा। जुवेनाइल जेल में। अच्छा। मैं वहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता था। अच्छा। क्योंकि अब ये जो प्रिजनर्स थे जी। ये पैदाइशी तो नहीं थे ना, जी। बुरे काम करते। तो मैं प्रिजन में जाके बहुत खुशी होती थी, और मैं अपने फंक्शन में कहता था कि आप लोग चीफ गेस्ट हो। आगे कि कुछ लोगों को पसंद नहीं थी ये बातें जो मैं करता था, मैं करता था, क्योंकि वो यंग प्रिजनर्स का क्या कसूर होगा कि उन्होंने किया है, मजबूरी होती है वगैरह। इसी तरह ये स्पेशल बच्चे हैं, ठीक, इनकी क्या कोई अपनी थोड़ा कोई उनकी कोई अपनी वजह से थोड़ा हो गया ये काम, बिल्कुल सही। तो कुदरती है, तो हमें फिर इनका ख्याल रखना है। तो कई साल ये करता रहा। और पहला जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना था ना इस मुल्क में जी, वो मैंने बनवाया था। अच्छा। सेंट्रल जेल कराची में। अच्छा। और वो मैं KSB फाउंडेशन से पैसे लिए थे। अच्छा। क्योंकि उस वक्त की जो मिनिस्टर थी ना जी, वो मुझे जेल ले गई थी। अच्छा। शाहिदा, बैरिस्टर शाहिदा जमील। अच्छा। तो मुझे कहती है हम जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते, पहला पाकिस्तान। मैंने कहा आप लोगों के पास फंड है? कहती नहीं फंड नहीं है। मैंने कहा चलो मैं कल बताता हूँ। तो मैं फिर गया था आरिफ अली शाह बुखारी के पास। ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि आप फंड दोगे? उसने कहा बेशक दे गया। अच्छा। तो फिर पहला जुडिशल कॉम्प्लेक्स वो बना था। क्योंकि मैं चाहता था कि जेल से बच्चे आए और यहाँ से रिहा हो जाए। क्योंकि जेल से कोर्ट जाना बहुत मसला था, क्योंकि कभी कन्वेंस नहीं है, कन्वेंस है तो सिक्योरिटी नहीं है, जज नहीं है, वो बेचारे पड़े हुए हैं। सही। पहला जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी बना था। जेलों में मैं काम करता था। जो बड़े जेल थे ना बड़े लोगों के, उसमें भी काम किया मैंने। जो फीमेल जेल है उसमें भी काम किया मैंने। ठीक है। जो भी उनको ज़रूरत थी करता था, पूरी कई साल तक करता रहा। ठीक है। फिर उसके अलावा वो काम करता रहा मैं कि ज़रूरतमंद को हेल्प करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। ठीक, बिल्कुल। क्योंकि मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तो हूँ नहीं, तो बिजनेस से तो नहीं कमाता। ठीक। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भी करो ना, तो आपकी आँख जो किसी को देख ले तो उसको इनकार नहीं करो, उसकी मदद करो। आप नज़रअंदाज करोगे उसको, आपने देख लिया, नज़रअंदाज करोगे, गुनाह है। इसीलिए मुझे इस्लाम में एक बहुत अच्छी बात लगती है कि लिखा है, बड़े वाज़े से बताया है कि आप खाना खाओ तो पहले इर्द गिर्द देख लो। हाय हाय। किसी और ने नहीं खाया है तो उसको पहले खिलाओ और फिर खाओ। और जो आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो फिर आप वो पैसे बांट दो, अपनी जेबों में नहीं रखो, अपने ख़ानदान पे नहीं खर्चो, लोगों को दो। तो आपको पता है कि मुझे तकलीफ़ क्यों होती है इस मुल्क की कि मैं कहता हूँ कि कोई भी मुसलमान मुल्क में गरीब इंसान होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट ने कहा हुआ है कि आपके पास जो ज़्यादा है वो बांट दो, तो कोई गरीब नहीं इंसान होगा। लेकिन यहाँ तो उलट चल रहा है, नहीं बांटते, नहीं बांटते, और बांटते भी है तो फिर तस्वीरें भी खिंचवाते हैं, फिर वो गरीब लोगों को शर्मिंदा भी करते हैं और फिर बांटते हैं। बुरी बात है, बुरी बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी से आलमी तनाजुर में हम देखें तो जैसे कार्ल मार्क्स का काम है, फ़लसफ़ा है, और एंगल्स की तहरीरें हैं, या उसके साथ और जो लोग जिन्होंने काम किया वो भी इंसानियत की बात करते थे, मज़दूर की बात करते थे, आम आदमी की। उन नज़रियात को, मार्क्स के फ़लसफ़े को, लीलन के फ़लसफ़े को आप किस तरह देखते हैं? असल में मैं ना कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर नहीं हूँ, ना मेरी कोई बहुत सारी डिग्रीज़ है, ना मैंने कोई बहुत सारी किताबें पढ़ी है। अच्छा। मेरी जो भी नॉलेज है ना वो कुदरत से मिलती है। ठीक है। यानी कि मैं आपको कुदरती बातें बता सकता हूँ। ठीक है। मुझे फ़िलासफ़र्स के फ़लसफ़े में मैं डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा कोई उनका नहीं किया। लेकिन मुझे ये पता है कि लोगों ने बात की है, लेकिन उन्होंने अमली तौर पे हेल्प नहीं की लोगों को। किताबें ज़रूरी नहीं कि कोई लिख ले तो इसका मतलब है कि उसने अमली भी काम किया हो। इसीलिए मुझे हैरानगी होती है कि हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो टीवी पे ज़्यादा गुजारते हैं टाइम। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो काम कब कर रहे होंगे लोगों का,
बिल्कुल। तो सारा वक्त तो बयान दे रहे होते हैं जी। जो तरक्की होती है मुल्क की वो तो हमें सोशल मीडिया से पता चलता है, जी। टीवी पे पता चलता है। जब आप एक्चुअल साइट पे चले जाओगे तो हो सकेगा आपको ज़मीन नज़र आएगी सिर्फ वहाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बात करना है ना बहुत ज़्यादा, इसमें मैं नहीं बिलीव करता। ये भी ठीक मैं नहीं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिकल जाके चेंज करो, किसी की ज़िंदगी करना है। वाह, वो जी। और मैं जो गुफ्तगू करता रहूँ आपके साथ जी। सारा साल, जी। मैं एक शख्स की ज़िंदगी बदल नहीं सकता, हाय, मुझे खुद जाके करना पड़ेगा। क्या बात है। इसलिए मैं जब बातें करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इससे ज़िंदगी नहीं बदल सकती। सही बात। मैं शेयर कर सकता हूँ बातें आपके साथ, लेकिन इससे चेंज नहीं होगा। और मैं आपको मुल्क का एक चीज़ बता दूँ, सबसे बड़ी बात, हमारे लीडर कायदे आज़म जी। जो फाउंडर थे जी। उनका कोई मिसाल नहीं दे सकते आप। आला इंसान थे, बेशक। ईमानदार थे, सब कुछ थे, लेकिन वो सिर्फ 3 अल्फाज हमें दे गए, 3 अल्फाज, जी। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। बिल्कुल। उस पे हम 70 साल में अमल नहीं कर सके, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। उसको हम नहीं सही तरह समझ सके। 3 अल्फाज, मैं कहता हूँ वो 6-7 अल्फाज देते तो हम क्या करते हैं। सही बात है। 3 अल्फाज सिर्फ। सही बात। हमारे लोग डिसिप्लिन नहीं है, टोटली इनडिसिप्लिन है, उनको डिसिप्लिन का पता ही कुछ नहीं है, ना यूनिटी है, ना फेथ है, ना कुछ है। लेकिन बातें उनकी सुन लो तो आप कहोगे कि यही है जो बोल सकते हैं। वो वासिफ अली वासिफ का एक कॉल है, इशफाक साहब से मैंने ऑटोग्राफ लिया था तो उसमें उन्होंने लिखा था, इशफाक अहमद साहब ने, मैं स्टूडेंट था तो उनसे मिलने गया तो जब मुलाकात में ऑटोग्राफ लिया तो जो ऑटोग्राफ उन्होंने दिया उसमें उन्होंने लिखा, वासिफ अली वासिफ का वो कॉल, कि रास्ते की बातें करने से रास्ता तय नहीं होता, चलना पड़ता है। ये वाली बात है। वो हमारे नेबर में बैठते थे रोज, मैं रोज मिलता था बानू से। अच्छा। और इनसे। अच्छा। जहाँ मैं रहता था गुलबर्ग में जी। उसके पीछे वो मॉडल टाउन। नहीं, हमारे घर के पीछे किसी ने उनको जगह दी थी। अच्छा। कि वहाँ अपना करते रहो, उर्दू का जो करते थे ना वो सारा। अच्छा। मैं तो आप मिलते? दूसरे तीसरे दिन मिलता, मेरे साथ दोस्ती भी थी उनकी। वाह वाह, क्या बात है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं सर और नाजरीन अभी हाजिर होते हैं। वो अक्सर मैं कहा करता हूँ कि अच्छे वक्त की बुरी बात है कि वो बड़ी जल्दी गुजर जाता है। तो सर आपसे गुफ्तगू करते हुए पता ही नहीं चला, इतनी तेज़ी से वक्त गुजरा है और प्रोग्राम अब अपने इख्तिताम के करीब है। फिर भी कुछ बातें जल्दी जल्दी मैं पूछना चाहूँगा। एक तो ये बताइए कि दुनिया भर में जो काम हुआ मुसव्वरी में और मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ आर्ट्स में, आपको किसका काम पसंद आया? असल में मैंने काम तो बहुत देखा है दुनिया भर जाकर। ठीक है। किताबों में नहीं, सिर्फ एक्चुअल जाके म्यूजियम में और जगह जगह। इटालियन मास्टर्स थे ना, उसमें माइकल एंजेलो का और लियोनार्डो का और दूसरे जो पेंटर्स थे, ब्रिटिश पिकासो वगैरह। हाँ देखे काम, सबके देखे। डाली के, वैन गो जहाँ रहता था वहाँ भी गया हूँ मैं, कि सब देखे। रेमब्रांड के मैंने पर्सनल कलेक्शन देखे, सारा देखा है, एक्चुअल पेंटिंग देखी है। तो ये बहुत बड़े आर्टिस्ट इसलिए थे कि उनकी कदर करते थे। यहाँ कदर करते 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 आर्टिस्ट की एड़ी घिस जाती है, मोस्टली आर्टिस्ट। सही। मैं कहता हूँ कि वो किस्मत वाले हैं जो अपनी लाइफ बना ले और ज़िंदा रह ले आर्ट पे, तो बड़ी बात है। बाकी तो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, और वो स्ट्रगल में आधे ख़त्म हो चुके होते हैं। और दूसरी बात है कि जब आप पढ़ते हो, यहाँ जितने भी आर्ट इंस्टीट्यूट है, जब तक टीचर को इतनी नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट है। ठीक है। हमारे मुल्क में जो टीचर थे बहुत मोतबर किस्म के थे। तो डिपेंड करता है कि वो इंस्पायर कर सकते क्यों, क्योंकि मोस्टली इंस्टीट्यूशन के जो बच्चे निकले होते हैं वो मुझे प्राइवेटली आके मिलते हैं, मुझे पूछते आप क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि पूछना चाहिए था ना इंस्टीट्यूट को, जब आप पढ़ रहे थे कि गेट के बाहर जाऊंगी या जाऊंगा तो क्या करूंगा। तो मैं सिर्फ एक मशवरा दे सकता हूँ जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं वगैरह, कि वो जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़े, लेकिन गेट से बाहर जाने का वक्त भी समझ ले कि जब बाहर जाएंगे तो कोई प्रोफेसर नहीं होगा उनके सर के ऊपर
कोई इनको शेल्टर नहीं दे रहा होगा, सब जंगल की तरह होगा, सब क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे। तो प्रिपेयर करो बाहर के लिए कि बाहर क्या करना है आपने, वहाँ मार्क्स बहुत आला लेकर जिंदगी नहीं गुजार सकते आप एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि बाहर तो आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, बिल्कुल जो नहीं पूरी करोगे तो कोई आप गुजारा नहीं कर सकते। तो मेरा मशवरा यही है कि आप ज़रा बाहर का भी सोचो, जब आप पढ़ रहे हो तो ज़रा बाहर का भी सोचो कि बाहर भी आपने ज़िंदगी गुजारनी है बाकी की, और प्रैक्टिकल ज़िंदगी कैसे गुजारोगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो काम आपने किया है अब तक उसमें ये सवाल थोड़ा अजीब है लेकिन मैं पूछने की जसारत कर रहा हूँ कि आपको कोई अपना काम जो बहुत ज़्यादा अजीज़ हो, जैसे अगर मुझसे पूछें तो मुझे आपका सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन वाला काम जो मुझे लगता है वो आपकी ये हिजरत जो आपने पेंट की, ये काम देख के पहली बार मैं हैरान हो गया था कि ये कैसे। तो आपको कोई अपना काम जो प्यारा लगता हो बहुत कि यार ये काम कर लिया मैंने, अब मैं मुतमईन हूँ कि मैंने कुछ किया? नहीं, मुतमईन तो आर्टिस्ट होता नहीं है। अच्छा। कोशिश हम सब करते हैं कि बेहतरीन काम करें, और मैंने हर काम में कोशिश किया कि मैं बेहतरीन करूं। बेशक। मैंने कभी भी ये नहीं किया कि मैं नज़रअंदाज करूं और दिल से ना करूं या समझौता कर लें किसी से। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जो भी काम किया वो दिल से किया है, और मैंने कोशिश की है कि वो अच्छा ही हो। लेकिन एक्चुअल फेवरेट नहीं था। इम्पोर्टेंस के लिहाज से आप कह सकते कि जो 1947 की हिजरत की जो सीरीज थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। ठीक है। फिर इकबाल का जावेदनामा बहुत इम्पोर्टेंट था। फिर आर्किटेक्चरल कॉम्पोजिशन मेरी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मैंने फ़िलासफ़ी ये दी थी कि जो सारी बिल्डिंग इकट्ठी हो सकती है, कंपोज रह सकती, तो फिर डिफरेंट इंसान भी रह सकते हैं। क्या बात। तो ये मेरा फ़िलासफ़ी थी जिसके बेसिस पे मैंने ये बनाई थी बिल्डिंग्स। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये भी मेरा इम्पोर्टेंट काम है। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, इन दिनों क्या काम कर रहे हैं आप ताज़ा तरीन? वही जो पहले कर रहा था। अच्छा। पेंटिंग भी कर रहा हूँ और सोशल वर्क भी कर रहा हूँ। अच्छा। और जहाँ जहाँ बुला के अपनी ज़िंदगी, लोग कहते शेयर करो, या लोग घरों में बुलाते हैं लोगों को, फिर मैं बैठ के वहाँ बताता हूँ। फिर लोग सवाल जवाब करते हैं, फिर उनके जवाब देता हूँ। अच्छा। क्योंकि लोग किस्म किस्म के सवाल पूछते हैं। अच्छा, आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, तो कोई आपने सोचा कि कोई आप अपना कोई टॉक शुरू करें, या आप जो इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आपका एक मकसद भी है, तो कोई सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह के थ्रू आप अपनी चीज़ें, ख्यालात, काम पे बात करें? मेरे बहुत सारे जो पुराने इंटरव्यूज़ हैं बहुत चैनल्स पे दिए मैंने, वो यूट्यूब पे लोग देखते रहते हैं। बट मैंने कोई उसको प्रोफेशनली नहीं कुछ किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही वो मेरा कोई ज़रिया माश है या कुछ है तो मैं सोशल मीडिया पे करके कोई पैसे बना लूँ, ऐसा कोई नहीं। लेकिन आपका जो पैगाम मोहब्बत है इंसानियत के लिए, वो तो और दूर तक जा सकता है। वो लोग कर लेते हैं। जो व्हाट्सएप पे एक जाती है मेरी वीडियो, वो लोग आगे देते हैं, आगे दे ही जा रहे होते हैं। बस वो करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पहलू है जो गुफ्तगू कर ही नहीं सकता, क्योंकि उतना वक्त ही नहीं होगा कि मैं इतना तवील बातें करता रहूं कि ये भी वो भी ऐसा भी। तो जो भी बेहतर समझता हूँ, या मैं तैयारी तो करता नहीं किसी किस्म की, बस जो दिल में आया बोल देते हैं। सही। आपके इस फन में कोई शागिर्द है? आपके इस काम में आपका कोई शागिर्द बना या बनाया? शागिर्द वगैरह कोई ज़्यादा नहीं, कोई सोचा नहीं। क्योंकि मुझे सिर्फ पेंट कर रहा होता तो हो सकता है कि मैं तवज्जो देता, लेकिन मैं इतना हॉस्पिटलों में भी जा रहा हूँ, ये इदारों में भी जाता हूँ, तो मेरा काफ़ी एनर्जी वहाँ चले जाती है। अच्छा। मैं सारी को जाएंगे। तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई सवानह उम्री, कोई बायोग्राफी, आपने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारी है, तो कोई इरादा है कि आप अपनी कोई खुदनविश्त लिखेंगे, कोई बायोग्राफी लिखेंगे? बस ये जो किताब है ये लिखी गई है। अच्छा। लेकिन मैंने बहुत वेल नोन लोगों के साथ, जैसे इशफाक अहमद के साथ मेरी बहुत आम दोस्ती थी। वाह। मेरे लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, हम आम बात करते थे। फिर जीनो थे, एक राइटर जो थे बहुत अपना नाम से। शेख हफीजुर रहमान थे जो लिखते थे ऑफ माइस एंड मैन वगैरह। फिर कई हुकूमत के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबके साथ टाइम गुजारा है, सब ने बुलाया है, मैंने काम किया। आप सोचो 48 साल में जो भी आए थे
उनसे मुलाकात रह ही है। साइंटिस्ट हो या कोई भी हो, डॉक्टर्स हो बड़े बड़े, सबके साथ मेरी दोस्ती रही। लॉयर्स बड़े बड़े, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सारों के साथ, म्यूजिशियंस बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ, अमानत अली से जानता था, उसका बेटे के साथ बहुत दोस्ती थी, मलका पुखराज से बहुत दोस्ती थी मेरी, तायरा सैयद से थी, ये जो हमारी बहुत बड़ी सूफी आबदा परवीन हाँ, उनसे दोस्ती थी। असल में जब मैं शुरू में कराची आया तो ये मुझे गाड़ी में पिक करने आई थी, क्योंकि इनके हस्बैंड रेडियो पाकिस्तान में इंटरव्यूअर थे। ठीक। तो इन्होंने इसको भेजा था कि जिमी को पिक करके लाओ। तो मैं उनको इंटरव्यू देने आया था, उनके हस्बैंड को इंटरव्यू दिया मैं रेडियो पे। तो ये मेरे साथ बैठी थी और ये मेरे साथ बैठी थी और उन्होंने पूछा कि कौन सा सिंगर फेवरेट है। मैंने कहा ऑफ कोर्स आबदा, तायरा सैयद, 2-4 और फरीदा खानम, मैंने नाम ले लिए। तो मेरा मतलब है कि मेरा सबके साथ, नूरजान से भी मुलाकात रही है मेरी। सारे आर्टिस्ट है, कुछ याद है कुछ नहीं है। और कोई आर्टिस्ट जिससे आपकी बहुत दोस्ती रही हो? आर्टिस्ट है, सादिक खान से बहुत अच्छी दोस्ती थी, गुलजी से बहुत अच्छी दोस्ती थी, बशीर मिर्जा से बहुत अच्छी दोस्ती थी, अहमद परवेज को तो बल्कि मैं लंच पे ले गया लाहौर में जब वो आए थे, वहाँ नुमाइश कर रहे थे। हालांकि उनकी एग्जीबिशन में ऐना मुल्का से बहुत दोस्ती थी। ऐना मुल्का के साथ बैठ के मैंने कई दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी में खाना भी खाया। मैं बल्कि ले जाता था अनारकली से ना, उनको जो पसंद होता था खाना वो ले जाता था, बैठ के खाता था। खालिद इकबाल को मिलता रहता था। बाद में कॉलिन डेविड से मुलाकात बहुत रही है, शाकिर अली से रहती थी मुलाकात। जो भी आर्टिस्ट आप नाम लो, उनके साथ दोस्ती भी रही है, मुलाकातें भी रही है, सब कुछ। क्या बात है सर, आपसे गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया और हमारी तो ख्वाहिश थी और गुफ्तगू करते, लेकिन चूँकि 2 हिस्से हमने आपके साथ गुफ्तगू तकसीम की है। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ अरसे बाद हम फिर ये चाहेंगे कि आपसे मज़ीद गुफ्तगू का हम ये सिलसिला रखें। बहुत अच्छा लगा, आपका शुक्रिया हमारी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। मैं एक चीज़ सिर्फ आखिर में बोलना चाहता हूँ। जी। मुझे अक्सर पूछते हैं कि ये पाकिस्तान कैसे इम्प्रूव होगा। ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हमारी सबकी सोच बेहतर होगी और जब हमारी सबकी नीयत बेहतर होगी तो ये पाकिस्तान भी बहुत बेहतर होगा। वाह, क्या बात, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया सर, आपसे फिर बात होगी किसी ज़िंदगी के मोड़ पर। बहुत अच्छा लगा हमें, और ये जो प्रिंट्स लगे हुए हैं ये आपने हमें तोहफ़तन मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। क्या बात है, ये कीमती तोहफ़ा है, इसका भी शुक्रिया बहुत बहुत। नाजरीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की जिमी इंजीनियर साहब की, और बहुत कुछ सीखा इस गुफ्तगू से मैंने, और यकीनन आप भी सीखेंगे और सीखा होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले किसी प्रोग्राम में इसी तरह के किसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा चाय खाना से इजाज़त। खुदा हाफिज़।